I am explaining paper of 11th biology final term. So it is divided into two sections, section A and section B. सेक्शन ए के अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन प्लाज्मोलिसिस। सेकंड है, शो द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कैरेट। तो पहले क्वेश्चन में आपको प्लाज्मोलिसिस की डिफाइन देनी है, श्रिंकिंग ऑफ द सेल, सेल का सिकुड़ जाना प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। सेकेंड में है, शो द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये बताना है, और फाइलम को प्लांट में डिवीज़न कहते हैं। थर्ड है, नेम बताना है कैरेट में कौन सा पिगमेंट होता है। तो आपको पता है कि ऑरेंज कलर का जो पिगमेंट होता है वो होता है कैरोटीन, और कैरेट में कैरोटीन पिगमेंट होता है ऑरेंज कलर का, जबकि येलो कलर के पिगमेंट को ज़ैंथोफिल कहते हैं। पिगमेंट इज कलरिंग एजेंट। क्लोरोफिल आप जानते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला इन द फैमिली फैबिएसी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अनदर नेम फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मच एनर्जी इज यील्ड फॉर द फूड बाय दिस प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैबेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लिखना है, जिसमें आपको फ्लावर का बताना पड़ेगा कि एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, मतलब सेंटर से कट लगाने पर हर बार इक्वल कटते हैं इसके फ्लावर, या दो इक्वल पार्ट में कटते हैं। फिर आपको कैलेक्स का नंबर, कोरोला का नंबर, एंडोशियम और गाइनोशियम इन सब का नंबर बताना होगा। ये बताना पड़ेगा ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल वर ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड फॉलोइंग फीचर्स इसमें बताए गए हैं। राइट डाउन सम सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में आपको बताना है, रीज़न बताना है वेजिटेबल सेल में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, और इसको सपोर्ट करते हुए आपको बताना है पूरी प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो फूड फॉर्मेशन करता है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ये आपको बताना है इसमें। तो डायग्राम भी बताना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ऑप्शनल में दिया हुआ है, while examining the mitotic stage in a tissue one finds some cell with 16 chromosome and some with 32 chromosome. What possible reason could you assign to the difference in chromosome number? Next question है, list any three differences between anaphase of mitosis and anaphase of meiosis. तो माइटोटिक स्टेज अगर किसी की टिश्यू की देख रहे हैं, उसमें कुछ सेल में क्रोमोसोम नंबर 16 है और कुछ में 32 क्रोमोसोम है, तो आपको इसका रीज़न बताना है। तो हमको पता है कि अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जैसे कि पॉलन ग्रेन या ओव्यूल में, तो वो आधा होगा, और उस बाकी बॉडी सेल्स रूट स्टेम लीफ में उसका डबल होगा। यानी कि अगर 16 और 32 का यहाँ दिखा रहा है तो 32 बॉडी की सेल में हो सकता है रूट स्टेम लीफ में, और उसका आधा हो गया 16, तो वो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल में क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, गिव अ अकाउंट ऑफ टाइप ऑफ बॉडी विद बॉडी कैविटी फाउंड इन स्पंजेस। स्पंज में कौन सी बॉडी कैविटी होती है? स्पॉन्जोसील होती है। और उसके ऑप्शनल में आपको या फिर करना पड़ेगा, डिस्क्राइब सब एसेंशियल फीचर ऑफ कार्टिलेजनस फिश। तो कार्टिलेज की बनी हुई जो फिश होती हैं सॉफ्ट बोन की, उनके कुछ फीचर्स आपको
लिखने हैं, एग्जाम्पल भी आप फिश का दे सकते हैं साथ में। क्वेश्चन 12 है, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट हार्मोन हैविंग फिजियोलॉजिकल रोल, gibberellin are also used in apiculture to increase the yield. What role of these hormones play when applied externally in crop field? और 13 क्वेश्चन है, डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो जिब्रेलिन का आपको रोल बताना है। जिब्रेलिन जो है वो प्लांट की हाइट बढ़ाता है, और आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे प्लांट हार्मोन होते हैं। जिब्रेलिन डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है, और सेल इलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंशिएशन यानी टिश्यू फॉर्मेशन भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल बताने हैं आपको फैक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू इम्पॉर्टेंट इंक्रीज ऑफ ईच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिशिएंसी सिम्टम। तो ये जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, इन सबके डेफिशिएंसी सिम्टम और इनका रोल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद द हेल्प ऑफ नीटली लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। फैट टिश्यू का आपको डायग्राम बना के उसका स्ट्रक्चर समझाना है, फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, ये बताना है आपको। व्हाट इज मेंट बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको समझाना है। गिव डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में डिफरेंस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 डिफाइन टर्गर प्रेशर स्टेट एनी 3 एडवांटेज बाय विच इट इज़ यूजफुल टू ग्रीन फॉर प्लांट। टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी 3 एडवांटेज भी लिखनी है, प्लांट को उससे क्या फ़ायदा होता है। तो जो क्वेश्चन 18 है उसके साथ फिर ऑप्शनल में लगा हुआ है क्वेश्चन, मतलब अलग से इंटरनल चॉइस मिलती है, अलग से कोई चॉइस नहीं मिलती है पेपर में। तो ऑप्शनल में है, एक्सप्लेन गिविंग रीज़न वाई द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मोर ऑन सनी एंड विंडी डे एज कम्पेयर टू काम और कूल डे इवन व्हेन दे आर अप्रोप्रिएटली वाटर्ड। तो आपको रीज़न बताना है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है सनी या विंडी डे में ज़्यादा क्यों होती है काम और कूल डे के कंपैरिजन में, जब दोनों टाइम बराबर ही पानी दिया गया हो। 19 क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो 19 क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देनी है और ग्राफ भी बनाना है, एक्टिवेशन का ग्राफ जो कि एनसीईआरटी में और आपकी बुक में दिया हुआ है एक्टिवेशन वाला ग्राफ, वो आपको ड्रॉ करना है इसमें। तो इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन 20 और 21, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो जो पेपर होता है उसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क क्वेश्चन में ऑप्शनल हमेशा जुड़ा रहता है। तो 5 मार्क के जो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों में ऑप्शन लगा होगा इंटरनल, और जबकि 3 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें किसी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलती है। 2 मार्क के क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलती है, लेकिन क्वेश्चन जो 1 मार्क के होते हैं वो सारे आपको करने होते हैं। तो आपको पता ही है ऑक्सिन वगैरह जो प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, बाकी सारे ऑक्सिन वगैरह, जिब्रेलिन तो ग्रोथ प्रमोटर है। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को कम करता है, डोरमेंसी को बढ़ा देता है, प्री मैच्योर लीफ और फ्रूट फॉल करता है। फल और पत्तियाँ पकने से फल पहले ही झड़ जाते हैं और पत्तियाँ जो हैं वो पहले ही गिर जाती हैं पीली होने से पहले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गिवन हार्मोन इन कंट्रोलिंग शुगर लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिकॉशन आर एडवाइज टू डॉक्टर टू कंट्रोल द डिजीज़, व्हाट वैल्यू आर रिफ्लेक्टेड बाय ऑक्सिन बिहेवियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, डिस्क्राइब द C3 साइकिल ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन प्लांट्स, और इसके साथ ऑप्शनल में है एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बी है इसका पार्ट, ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ क्रेब्स साइकिल NAD एंड FAD आर रिड्यूस्ड। तो इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि हार्मोन का रोल क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है शुगर में ब्लड लेवल को कंट्रोल करता है, उसके बारे में, और डायबिटीज़ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो सब आपको बताना है। उसके बाद आपको C3 साइकिल जो है उसे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में, या फिर उसके ऑप्शन में आप क्रेब्स साइकिल बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन चैप्टर में क्रेब्स साइकिल गिवन है। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 23 तक क्वेश्चन इसमें पेपर में आपको आएंगे। डिस्क्राइब करना है बहुत अलग अलग पार्ट जो है टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू के, और उनका लेबल डायग्राम बनाना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 23 नंबर का, 5 मार्क का है। इसके साथ भी इंटरनल चॉइस में आपको ऑप्शन मिला हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और उसके पार्ट जो होते हैं उनको के बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंसर हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डिफाइन था प्लाज्मोलिसिस की, और मैंने आपको बताया था कि श्रिंकिंग ऑफ द सेल इज़ नोन एज प्लाज्मोलिसिस। सेल का सिकुड़ जाना जो है उसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अंगूर को शुगर सॉल्यूशन में डाल दें तो वो किशमिश बन जाएगा, रेजिन बन जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में डाले जाने पर अंगूर के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म पतला होने की वजह से बाहर चला जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को डाला जाता है तो सेल श्रिंक कर जाती है प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हायरार्कियल आपको सिस्टम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का बताना था। क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, और उसकी हायरार्की में सबसे जो ब्रॉड टर्म यूज़ होता है वो किंगडम है। किंगडम से छोटा जो है वो फाइलम, फिर फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और सबसे छोटा टर्म होता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन की। एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के नहीं कर सकते। अगर कर भी लेंगे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो चाइल्ड होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। फिर इस तरीके से हम सबको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं हायरार्की बनाने के बाद, कि जैसे कि किंगडम सबसे ब्रॉड टर्म है। फॉर एग्जांपल RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन उससे पहले कार्ल लिनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, कैरोस लिनियस, उन्होंने केवल 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने बोला था दुनिया में या तो प्लांट है या एनिमल है। फिर RH विटेकर ने जो 5 किंगडम दिया उसमें बताया उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा था, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई में फंगस फॉर एग्जांपल मशरूम, प्लांटी में सारे प्लांट, और एनिमेलिया में उन्होंने एनिमल को रखा था। तो इस तरह से हम हर उसकी टैक्सोनॉमिक के ग्रुप की यानी टैक्सोन की डिफाइन भी दे सकते हैं। क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव अनदर नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपको दूसरा नाम बताना है, और कितनी एनर्जी फूड की इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है इसके बारे में भी बात करनी है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेस्कुलर बंडल के बारे में है, उसको अरेंज करके उसके बारे में लिखना है। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपको पता ही है कि जाइलम इज़ अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज़ अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसमें एंडार्क और एक्सा कंडीशन भी होती है जाइलम की पोजीशन को देखते हुए। प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, तो एंडार्क कंडीशन होती है, इसका अपोजिट एक्साक होती है। तो ये आपको इसके बारे में वेस्कुलर बंडल के को आंसर में लिखना होगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर इसको रीड भी कर सकते हैं। आंसर जो है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना होगा क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन में केवल 1 लाइन या कभी 1 वर्ड या 2 वर्ड लिखने होते हैं,
2 मार्क क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 4 लाइन उसमें होती हैं, जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है वही लिखनी होती है, जो पूछा जाए वही बताना होता है। एक्स्ट्रा लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते, जो चीज़ पूछी जाए उसी के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में बताना है। तो लीफ का फंक्शन सभी जानते हैं कि ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, और ट्रांसपिरेशन से, वाटर लॉस स्टोमेटा से होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है पैटर्न ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आर यूजुअली रिकमेंडेड टू यूज़ वेजिटेबल ऑयल्स विथ पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका आपको रीज़न बताना है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको रीज़न के आंसर्स जो हैं उनको लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये तो आप आराम से बता सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लांट खुद भी ना सर्वाइव कर पाएंगे, और उस फूड के ऊपर एनिमल डिपेंड करते हैं तो एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी को आपको डिस्क्राइब करके अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्रोमोसोम वाला है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, गैमेट या सेक्स सेल होती हैं, उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि जो डिप्लॉयड वाले होते हैं उनमें क्रोमोसोम पेयर में 2x या 2n होते हैं, जो बॉडी में होते हैं। जैसे प्लांट की बॉडी की बात करें तो रूट, स्टेम और लीफ, और हमारे हाथ पैर वगैरह में। जबकि एनिमल में गैमेट्स या सेक्स सेल स्पर्म या एग है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, क्योंकि ये मियोसिस सेल डिवीज़न से बनते हैं। मियोसिस सेल डिवीज़न ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर सही तरीके से दिया गया है। डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप डिफरेंस को एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एनाफेज के डिफरेंस को। तो आपको पता ही है कि एक बार अगर माइटोसिस की एनाफेज हम देखेंगे, जो सेल डिवीज़न में मेटाफेज के बाद आती है, तो क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और मियोसिस में 2 एनाफेज होती हैं, एनाफेज 1 और एनाफेज 2। रिप्रोडक्टिव सेल वाला मियोसिस है, और बॉडी सेल वाला, जो बॉडी सोमेटिक सेल होती है, उनमें माइटोसिस होती है ग्रोथ के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस ज़रूरी है। तो एनाफेज 2 होती है मियोसिस, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो एक में तो क्रोमोसोम बीच में से टूट के आधे आधे जाते हैं, बल्कि दूसरी वाली में आधे क्रोमोसोम एक तरफ और आधे दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि दोबारा तो नहीं टूट सकते ना, 1/4 हो जाएंगे तो डेड ही हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो फिर सेल डिवीज़न में टोटल सेल्स में कैसे जाएंगे, इसलिए। तो इस तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है क्वेश्चन भी और उसके आंसर भी। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया सेक्शन ए बी सी डी अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर। सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 2 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं, सी में 3 मार्क, और फिर डी जो सेक्शन है, अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं तो डी को सेक्शन डी में 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अदरवाइज़ अगर डी सेक्शन नहीं है तो सीधे डी सेक्शन में 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर सेक्शन डी में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो सेक्शन ई में 5 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क के, और उन तीनों में ही इंटरनल चॉइस आपको मिलती है। तो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को, और आपको क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से ही आंसर करना होता है। तो ये सेक्शन सी की बात हम पूरी करने के बाद सेक्शन डी की तरफ चलेंगे, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि हर सही वर्ड पे ही आपको मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर आपका वर्ड गलत है तो वहाँ पे हर गलती पे आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा है, डिफाइन करनी है इसमें नर्व इम्पल्स, और एक्सप्लेन करना है फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। इसी का बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिनर्जेटिक इफेक्ट, और गिव एग्जांपल। तो ये दोनों पोर्शन आपको करने पड़ेंगे, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो पहले क्वेश्चन में आपको नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन लिखनी है और एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर नर्व इम्पल्स डिपेंड करता है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में आपको सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट्स बताने हैं और उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। तो आप आंसर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इम्पल्स की डिफाइन भी दी हुई है और फिर उसके फैक्टर्स के बारे में भी बात की हुई है। इसी तरीके से बी क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें मेंशन करना है 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर ईच ऑफ द गिवन एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर डेफिशिएंसी सिम्टम। तो फॉस्फोरस और आयरन ये दोनों एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों के डेफिशिएंसी से फॉस्फोरस की कमी से क्या डिजीज़ हो सकती है और आयरन की कमी से क्या डिजीज़ हो सकती है, ये हमको बताना है। और इन दोनों का फंक्शन भी बताना है कि फॉस्फोरस का क्या फंक्शन होता है और आयरन का क्या फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो जैसा कि आपको आंसर दिखाई दे रहा है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसमें एलिमेंट का बताया गया है। फॉस्फोरस जो है वो सेल का कॉन्स्टिट्यूट बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। और प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, NADP, ये इन सबको बनाने में हेल्प करता है। एनर्जी का कंपाउंड है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। 1 NADP = 3 ATP। तो NADP की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसी तरीके से आपको फॉस्फोरस और आयरन के अलावा जिंक के बारे में बताना है, उसका फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिंक जो है वो एंजाइम को सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये एनहाइड्रेस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिहाइड्रोजनेस का भी मेन पार्ट है ये। और लीफ में इससे प्रॉपर लीफ का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी। और आयरन को तो आप जानते ही हैं कि आयरन जो है साइटोक्रोम सिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, फेरिडॉक्सिन भी बनाता है, रेस्पिरेशन में भी इसका ये रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी लार्ज होता है। और इसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो एडिपोसाइट्स होती हैं। फाइबर्स जो हैं इसके वो नेटवर्क बनाते हैं और फैट को सपोर्ट करते हैं। ये टिश्यू जो है वो सबक्यूटेनियस पाया जाता है। वैसे ही आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर आपको बना के और फंक्शन बताना है। फैट टिश्यू जैसे कैमल में जो हम्प होता है ऊँट का कुबड़, उससे वो बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है, वही एडिपोज टिश्यू होता है फैट टिश्यू, जिसमें हाइड्रोलिसिस होके ब्रेक डाउन होके पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है और एनर्जी इससे मिल सकती है। उसका डायग्राम भी आपको बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ATP बनाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया और जो फूड हमने खाया है, हाँ, उस फूड को ये ऑक्सीजन बर्न कर देती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जला देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है और उसके बदले में प्रोड्यूस होता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है, तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं। इसी को एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं आंसर। तो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस जो है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया से ही चलती है और जिससे फिर जो एनर्जी मिलती है उससे हम अपने डेली के काम कर पाते हैं। और जब ATP खर्च हो जाता है तो वो वापस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। फिर जब हमको एनर्जी मिलती है फिर ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, फिर से ATP बन जाता है। तो ये दोनों रिवर्सिबल हैं। ADP स्विच ऑफ फॉर्म है और स्विच ऑन फॉर्म है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। और उसी का 17 क्वेश्चन का B पार्ट है, गिव डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मसल फाइबर्स हैं वो रिक्वायर करते हैं कि स्पेसिफिक मिनिमम स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस और नर्व इम्पल्स विच इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलाई मैंने एनी फॉरेन एजेंट फॉर विच बॉडी रिएक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। तो इफ़ द stimuli is below the intensity the contraction falls to occur। तो एक मिनिमम वैल्यू से भी कम अगर मिलता है स्टिमुलाई तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। जैसे कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि ये कीड़ा हमें कब काट गया, अरे ये कट हमें कब लग गया, बाद में नज़र पड़ती है अरे ये कैसे कट गया, कब कटा, क्योंकि उस समय जो आपको स्टिमुलाई से कट लगा था या कीड़ा को या काट के गया तो उसका स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी कम था, तो आपको पता ही नहीं चलता है, बाद में आपको देखने पे पता चलता है कि अच्छा ये कब हो गया। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन डिफाइन करना है टर्गर प्रेशर को। स्टेट एनी 3 एडवांटेज बाय विच इट इज़ यूजफुल टू ग्रीन प्लांट। तो टर्गर प्रेशर की डिफाइन देनी है और उसके एडवांटेजेस बतानी है। द प्रेशर दैट डेवलप ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जब चलती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, तो उससे टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। टर्गर प्रेशर इज़ यूजफुल फॉर प्लांट इन मैनी वेज। तो कुछ वेज दिया, एडवांटेज दी हुई है इसमें। एक तो ये सेल की शेप को बना के रखता है, स्ट्रेच आउट करता है सेल को, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प हो जाती है जिससे, और सेल की ग्रोथ जो है और सेल का इनलार्जमेंट उसमें भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वगैरह जो होती है वो सब भी ये कर सकता है। सनी डे में ट्रांसपिरेशन वाला क्वेश्चन है ये। जो हॉट सनी डे होते हैं उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है तो पानी जो है लगातार रूट से अब्जॉर्व होकर और सनलाइट की वजह से स्टोमेटा से बाहर निकलता है और फास्ट होती है प्रोसेस। जबकि अगर बाहर एटमॉस्फेयर में पहले से मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, रेनी सीजन के टाइम पे जैसे होता है कूल डे में, ठंडे दिनों में, तो स्टोमेटा से पानी उतना लॉस नहीं हुआ। एक तो सनलाइट कम है और कूल डे है ना, और ऊपर से चारों तरफ एटमॉस्फेयर में भी इतनी ड्राइनेस नहीं होगी अगर सन सही से नहीं दिख रहा है, ठंडा है मौसम, तो ट्रांसपिरेशन जो है उसकी स्पीड लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम आपको जो एनसीईआरटी में भी है एक्टिवेशन एनर्जी का, इसको ग्राफ को आपको ड्रॉ करना होगा और डिफाइन भी लिखनी होगी। तो एक्सटर्नल सप्लाई एनर्जी की जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय रेनिन एंटीगोनिन इन द रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो इसमें जे जो है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, और किस तरीके से को करंट मैकेनिज्म चलती है वाटर की, वाटर को बैलेंस किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन से, इसके बारे में आपको पूरा बताना है कि नेफ्रॉन किस तरह से वाटर को रेगुलेट करता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है साथ में, और बोबन कैप्सूल से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, जिसमें बोबन कैप्सूल होता है, ऊपर ग्लोमेरुलस की छन्नी सी लगी होती है जिससे हाई प्रेशर से ब्लड आता है, प्योर ब्लड तो वापस लौट जाता है, और इम्प्योर वाला जो वेस्ट वाला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसे अभी हम यूरिन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं, वो आता है पहले पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर हेनले लूप में, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी में जाकर कलेक्टिंग डक्ट में हो जाता हुआ यूरेटर में यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से के बाद यूरेथ्रा से उसको बाहर निकाला जाता है। तो उसमें कैसे बेनिफिशियल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हेनले लूप से, और वेस्ट प्रोडक्ट को सीधे डीसीटी में भेज के कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है, उसके बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द रेनिन एंटीगोनिज्म रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है मेनली, कुछ हार्मोनल कंट्रोल इसमें होता है, तो इन्हीं हार्मोनल कंट्रोल्स की बात हमको यहाँ पे बतानी है कि कौन कौन से हार्मोन हैं वो किस तरीके से रेगुलेट करते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल जो है वो ड्रग्स वगैरह का मटेरियल, टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएँ यूरिन के थ्रू, और केवल बेनिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो है मैक्सिमम, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो पाए। तो इसके लिए चेक पॉइंट भी होता है डीसीटी पे, जो कि इन सबको देखता है और बैलेंस बनाता है। एडीएच हार्मोन का भी काफ़ी रोल है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाटर बैलेंस को बनाता है। अगर ये हार्मोन कम होगा तो हमें फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करना पड़ेगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर पानी को रोक नहीं पाएंगे, किडनी से रिटेंशन नहीं हो पाएगी। फिर अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से, आपकी स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके आंसर काफ़ी आसान होते हैं। आप क्वेश्चन को रीड करके उसको अपने हिसाब से, उसमें मोरल वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, तो उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कभी कभी ये 4 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन मोरल वैल्यू का। फिर अब जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड पे अब हम लोग आने वाले हैं। अब 3 मार्क के क्वेश्चन के बाद 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और पेपर के एंड में ही 5 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी लैंग्वेज इजी होती है, और अपने आप कॉमन सेंस के हिसाब से इसको आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू सो